Now students, in the last class we have seen the various operations on stack, the operations which can be performed on a linear stack. हम लोगों ने ये चीज़ को देखा कल कि push operation, pop operation and display operation, how to perform all these three operations, all these three basic operations on a linear stack. And in the context of programming, in the context of Python programming, in fact, now today we will see how to implement the linear stack by using the Python. So first of all, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग सारे फंक्शंस को डिफाइन कर लेंगे. यहाँ पे एक कमेंट हम लिख देते हैं कि Python implementation on a linear stack. अब जैसा कि हम लोगों ने कल देखा कि स्टैक के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है तो वो हमेशा टॉप से ही परफॉर्म होना है. तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना देते हैं कि टू चेक, एक फंक्शन बना देते हैं टू चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट. ठीक है, तो एक फंक्शन हमने बनाया कि DEF और फंक्शन का नाम रख दिया इज एम्प्टी. तो इज एम्प्टी और इसके पैरामीटर में हमने कुछ भी पास नहीं कराया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया. और इसकी बॉडी में हमने लिखा कि एक ग्लोबल वेरिएबल टॉप हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं बाय यूजिंग द कीवर्ड ग्लोबल. ग्लोबल टॉप. ठीक है, और एक कंडीशन हमने यहाँ पे लिखा कि इफ, अब एम्प्टी होने की क्या कंडीशन होती है कि टॉप इज इक्वल टू -1 हो. तो ऐसे केस में चेक कर देंगे कि इफ टॉप इज डबल इक्वल टू -1 देन रिटर्न ट्रू, else return false. ठीक है, ये एक फंक्शन हमने बना दिया कि एम्प्टी है कि नहीं है. फिर दूसरा एक फंक्शन हमने बनाया कि टू चेक वेदर द गिवन स्टैक इज फुल और नॉट. मीन्स फुल का मतलब कि ओवरफ्लो है या फिर नहीं है, तो फुल के नाम से बना देते हैं. तो यहाँ पे एक और फंक्शन हमने बनाया DEF इज फुल के नाम से बना देते हैं. तो इज फुल. ठीक है, अब फुल की क्या कंडीशन है कि इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स -1 हो अगर, तो स्टैक फुल है. तो ऐसे केस में हमने फिर से एक ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल टॉप डिक्लेयर किया और कंडीशन दिया कि इफ टॉप इज डबल इक्वल टू मैक्स -1 देन रिटर्न ट्रू, else return false. ये दूसरा फंक्शन बन गया. ठीक है, अब तीसरा फंक्शन हम लोग बनाएंगे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. तो यहाँ पे हमने लिखा
कि DEF पुश, ये फंक्शन क्रिएट किया, और फिर यहाँ पर भी ग्लोबल टॉप, और फिर क्या करेंगे कि पुश हम कब नहीं कर सकते हैं भाई, पुश कब हम नहीं कर सकते हैं, कब कर सकते हैं ये तो हमको पता है कि इफ़ टॉप इज़ लेस देन मैक्स माइनस वन हो, तो ऐसे केस में नहीं, हाँ टॉप इज़ लेस देन मैक्स माइनस वन है तो उसके अंदर हम पुश कर सकते हैं। लेकिन पुश कब नहीं कर सकते हैं, जब हमारा टॉप इज़ इक्वल टू मैक्स माइनस वन हो, और टॉप इज़ इक्वल टू मैक्स माइनस वन का मतलब क्या हो गया कि स्टैक हमारा फुल हो। तो ऐसे केस में हम फुल फंक्शन को ही कॉल करा लेंगे, इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल करा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इफ इज फुल इज डबल इक्वल टू ट्रू, इज डबल इक्वल टू ट्रू। अगर स्टैक फुल है तो क्या करें, एक मैसेज छोड़ दें हम यूज़र के लिए कि प्रिंट स्टैक इज ओवरफ्लो, मतलब फुल है, फुल का टेक्निकल नेम ओवरफ्लो है। ठीक है, अगर स्टैक फुल नहीं है तो फिर इंसर्शन पॉसिबल है, तो फिर पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे स्टैक के ऊपर। कैसे परफॉर्म करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आइटम को इंसर्ट करा देंगे। मान लीजिए जो एलिमेंट स्टैक में पुश किया जा रहा है वो एलिमेंट को हमने आइटम मान लिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि आइटम, या अगर आप चाहें तो एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन इसी में मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि आइटम इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और यहाँ पे लिख दिया कि एंटर द आइटम। ठीक है, एंटर द आइटम, और ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अब आइटम इंसर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि आइटम को स्टैक में अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर स्टैक है तो स्टैक को स्टैक ही मान लेते हैं हम। तो स्टैक डॉट अपेंड, और यहाँ पे आइटम को हमने अपेंड कर दिया। और आइटम को अपेंड करने के बाद में अब आइटम जो भी अपेंड होगा वो कहाँ पर अपेंड होगा, कहाँ पर इंसर्ट होगा, टॉप पर इंसर्ट होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि वॉट एवर ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन अ लीनियर स्टैक इज परफॉर्म्ड ओनली एट द वन पॉइंट विच इज़ द टॉप ऑफ द स्टैक। मतलब जो भी ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है वो हमेशा कहाँ से परफॉर्म होगा, टॉप पे परफॉर्म होगा। तो जब आइटम इंसर्ट हो जाएगा तो टॉप में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन, टॉप प्लस वन, टॉप में इंक्रीमेंट कर दिया। और फिर क्या करेंगे कि स्टैक टॉप इज इक्वल टू आइटम, मतलब जो भी आइटम हमने इंसर्ट कराया है अब उसको स्टैक का नया टॉप बना देंगे। ठीक है ना, फिर से समझिए। पुश ऑपरेशन हमने यहाँ से स्टार्ट किया। पुश ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहले एक ग्लोबल वेरिएबल टॉप डिक्लेयर कर दिया जो कहीं से भी एक्सेसिबल हो। फिर हमने चेक किया कि स्टैक हमारा ओवरफ्लो तो नहीं है, फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो ऐसे केस में एक एरर मैसेज थ्रो कर दिया यूज़र के लिए, और अगर फुल नहीं है तो ऐसे केस में फिर हमने यूज़र से आइटम को इंसर्ट करवाया, आइटम को हमने स्टैक में अपेंड किया,
टॉप में इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि जब आइटम अपेंड हो गया तो टॉप हमारा इंक्रीज होकर के +1 हो जाएगा, टॉप में इंक्रीमेंट कर दिया, और जो भी आइटम हमने स्टैक में पुश कराया है उसको हमने स्टैक का नया टॉप बना दिया। ठीक है, तो ये हुआ पुश ऑपरेशन। अब इसके बाद में फिर आएगी बात पॉप ऑपरेशन की। तो फिर से हमने एक फंक्शन क्रिएट किया कि डेफ पॉप, ये फंक्शन क्रिएट कर दिया, और उसकी बॉडी के अंदर फिर से ग्लोबल टॉप लिखा हमने यहाँ पे, ग्लोबल टॉप, और आइटम इज इक्वल टू 0 इनिशलाइज कर दिया। मतलब ये आइटम हमारा, जो भी आइटम हमको स्टैक का डिलीट करना है या पॉप करना है, उसको मैंने आइटम बना दिया और उसको शुरू में 0 से इनिशलाइज कर दिया। अब इसके बाद में स्टैक में से जब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कौन सी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी? जब पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना था तो फुल चेक किया कि फुल तो नहीं है, और जब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो कौन सी कंडीशन चेक होगी? तब ये चेक होगी कि स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं है, स्टैक अंडरफ्लो तो नहीं है। अंडरफ्लो के केस में जब एम्प्टी होगा तो ऐसे केस में कुछ भी पॉप नहीं किया जा सकता, कोई भी एलिमेंट को हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं उसके अंदर कुछ भी। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि इफ इज एम्प्टी, फंक्शन कॉल करा रहा हूँ, इज एम्प्टी इज डबल इक्वल टू ट्रू, ये कंडीशन हमने लगाई। अब देखिए यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि इज एम्प्टी, हमने एम्प्टी का ई कैपिटल माना है, यहाँ पे एम्प्टी का ई स्मॉल है, तो यहाँ भी मैं कैपिटल कर दे रहा हूँ, ये लीजिए। ठीक है, तो इफ इज एम्प्टी इज डबल इक्वल टू ट्रू, देन सिंपली थ्रो एन एरर मैसेज दैट इज प्रिंट stack is अंडरफ्लो। ठीक है, मतलब कोई भी आइटम इसमें से डिलीट नहीं किया जा सकता, पॉप नहीं किया जा सकता। एल्स नहीं तो क्या करिए, एल्स आइटम इज इक्वल टू टॉप कर दीजिए। मतलब टॉप के ऊपर जो वैल्यू है उसको आइटम के बराबर मान लीजिए। ठीक है ना, आइटम इज इक्वल टू टॉप कर दीजिए। आइटम इज इक्वल टू टॉप नहीं करिए, बल्कि आइटम इज इक्वल टू स्टैक टॉप करिए, क्योंकि स्टैक के टॉप पर जो वैल्यू है उसको आइटम बनाया जाएगा। ठीक है, तो आइटम इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख देते हैं आइटम इज इक्वल टू स्टैक टॉप, स्टैक टॉप। स्टैक के टॉप पर जो वैल्यू है उसको हमने आइटम में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब आइटम मान लिया उसको। और फिर क्या करेंगे कि टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 कर दिया। ठीक है, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 कर दिया, और रिटर्न करा लीजिए आइटम को। और या फिर एक पॉप फंक्शन होता है उसको भी कॉल करा सकते हैं हम लोग। तो जैसे कि मान लीजिए एक पॉप फंक्शन को कॉल करा लेते हैं यहाँ पे कि या रहने दीजिए, मत कॉल कराइए। ठीक है, आइटम इज इक्वल टू टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 कर दिया, और दैट्स ऑल, ये पॉप फंक्शन हो गया। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट फंक्शन आएगा हमारा जो ट्रेवर्स करेगा स्टैक में, मतलब स्टैक को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कि डेफ और ट्रेवर्स। अब ट्रेवर्स के नाम से भी आप बना सकते हैं और डिस्प्ले के नाम से भी बना सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। और फिर हमने क्या किया
कि फिर से यहाँ पे ग्लोबल और टॉप को डिक्लेयर कर दिया। और फिर आइटम किस सिचुएशन में डिस्प्ले नहीं हो सकते हैं, जब स्टैक एम्प्टी होगा तो डिस्प्ले नहीं हो सकते हैं। तो फिर से यहाँ से एम्प्टी फंक्शन को कॉल कराइए। अब देखिए एम्प्टी फंक्शन बनाने का कितना फ़ायदा है, जब भी ज़रूरत पड़ी तो हमको ये पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने एम्प्टी फंक्शन को कॉल करा लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि इफ़ इज़ एम्प्टी is empty is double equal to true। अगर empty है तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि मैसेज दे दीजिए सिंपली कि print no item to display या stack is empty, जो भी देना चाहें। मान लीजिए मैं देता हूँ कि no item to display, नो आइटम टू डिस्प्ले। और अगर एम्प्टी नहीं है तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अब यहाँ जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ा मैनेज करना पड़ रहा है, तो इसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे इसी के अंदर, नहीं तो फिर मिटा करके अगर हम लोग करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर एम्प्टी नहीं है तो ऐसे केस में हमने क्या किया कि एल्स, यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट यूज़ किया और एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया कि प्रिंट एलिमेंट्स आर, ये मैसेज देने के बाद में मैंने क्या किया कि लाइन ब्रेक कर दिया, मतलब एलिमेंट्स इस मैसेज के नीचे वाली लाइन में प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया कि एक लूप कंट्रोल वेरिएबल आई मान लिया और उसकी इनिशियल वैल्यू हमने टॉप मान लिया। फिर से मैं रिमाइंड कराऊंगा कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो टॉप से ही परफॉर्म होगा। अभी हमने एम्प्टी चेक किया तो भी टॉप के साथ चेक किया, हमने फुल चेक किया तो भी टॉप के साथ चेक किया, हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म कराया तो भी मैंने टॉप के साथ में पुश ऑपरेशन परफॉर्म कराया, मतलब जो भी वैल्यू पुश कराई वो टॉप पे ही कराई। फिर मैंने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ऐसे केस में मैंने टॉप की ही वैल्यू को पॉप किया। ठीक है ना, मतलब उसको डिलीट किया। इसी तरह से जब डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या प्रिंट ऑपरेशन या फिर ट्रेवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे स्टैक के अंदर, तो भी टॉप से परफॉर्म किया जाएगा। मतलब सबसे पहले टॉप की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद में टॉप माइनस माइनस कर देंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा उसके नीचे वाला एलिमेंट वो टॉप होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। इस तरह से हम लोग उसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो अब एक कंडीशन यहाँ पे लगाइए वाइल के साथ में कि वाइल क्या लगाएंगे, i इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, i इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब तक जब तक स्टैक में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट मौजूद हों, मतलब i इज़ इक्वल टू 0 के केस में क्या होगा कि स्टैक में केवल एक ही एलिमेंट होगा, और i इज़ ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होगा कि स्टैक कंटेन्स मोर देन 1 एलिमेंट। ठीक है ना, तो जब तक स्टैक में एक से या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट हों तब तक क्या करिए, आप स्टैक को प्रिंट कराते जाइए। यहाँ पे लिखिए प्रिंट और यहाँ पे स्टैक और i, ये इसको आप प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, और फिर क्या करिए, तुरंत उसके बाद i माइनस माइनस कर दीजिए, i इज़ इक्वल टू i माइनस 1, i माइनस माइनस नहीं चलेगा यहाँ पे, i इज़ इक्वल टू i माइनस 1, क्योंकि वो C++ में चलता है। i इज़ इक्वल टू i माइनस 1, या फिर i माइनस इक्वल टू 1 कर सकते हैं, वो एब्रीविएटेड असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह से यूज़ होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया, i में डिक्रीमेंट कर दिया, और i में डिक्रीमेंट करने के बाद में यहाँ पे सारे फंक्शंस आपके डिफाइन हो गए। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में 4 मार्क्स का एक ज़रूर आएगा, 200% आएगा।
ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार रहना चाहिए। और इसमें तीन ही तरह के ऑपरेशन ज़्यादातर पूछे आते हैं, या तो पुश ऑपरेशन पूछा जाएगा, या फिर पॉप ऑपरेशन पूछा जाएगा, या फिर डिस्प्ले ऑपरेशन। और अगर पूरा प्रोग्राम आ जाता है तो पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, उसमें आपको पुश पॉप डिस्प्ले तीनों ही फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हुआ फंक्शंस वाला पार्ट, मतलब प्रोग्राम जब आप ओपन करेंगे पाइथन तो सबसे पहले एक अनटाइटल्ड फाइल ओपन करेंगे। अनटाइटल्ड फाइल के अंदर आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे, एक कमेंट चाहें तो लिखें, ना चाहें तो ना लिखें। सबसे पहले एम्प्टी फंक्शन को आप डिक्लेयर करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, फिर फुल फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, फिर पुश फंक्शन को, फिर पॉप फंक्शन को, और फाइनली फिर डिस्प्ले फंक्शन को या फिर ट्रैवर्स फंक्शन को आप डिफ़ाइन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसका मेन प्रोग्राम कैसे बनेगा, इसका ड्राइवर प्रोग्राम किस तरह से बनेगा। ये प्रोग्राम कंटिन्यू होता चला जाएगा, मतलब इतना करने के बाद में फिर हम लोग ड्राइवर प्रोग्राम लिखेंगे। और ड्राइवर प्रोग्राम में कैसे करेंगे इसको हम लोग बताते हैं, अभी इसको मिटाने के बाद में रब करने के बाद बताता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथन फाइल ओपन करेंगे, अनटाइटल्ड फाइल, उसमें सारी चीज़ें आप जितना हमने अभी बताया वो सब लिख लेंगे, और उसके नीचे से इसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एक कमेंट हम दे देते हैं यहाँ पे कि ड्राइवर प्रोग्राम, ठीक है, ड्राइवर प्रोग्राम स्टार्ट्स हियर। यहाँ पे ड्राइवर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। अब ड्राइवर प्रोग्राम में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टैक का मैक्स साइज़ डिक्लेयर कर दीजिए। तो मैक्स साइज़ को मैं मैक्स मान लेता हूँ, मैक्स इज इक्वल टू, अब मान लीजिए आप वैसे तो जितना चाहें उतना मान सकते हैं आप 50 मान सकते हैं, आप 100 मान सकते हैं, आप 1000 या फिर 10,000 या फिर 1 लाख मान सकते हैं, लेकिन जितना आप इसको मैक्स साइज़ देंगे उतना मेमोरी स्पेस आपका ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा ही मान रहे हैं, 10 मान रहे हैं, मान लीजिए मैक्स इज इक्वल टू हमने 10 मान लिया, ठीक है। आपकी मर्जी हो, आप इंक्रीज़ करके बढ़ा सकते हैं। और फिर हमने क्या किया कि एक स्टैक डिक्लेयर कर दिया, यहाँ से हमने लिखा स्टैक इज इक्वल टू और मैक्स। अब ये 10 यहाँ पे पास हो जाएगा, मैक्स इज इक्वल टू 10 है। और फिर हमने क्या किया कि ग्लोबल टॉप डिक्लेयर कर दिया। और फिर क्या किया कि टॉप को इनिशलाइज कर दिया, हमने यहाँ पे लिखा टॉप इज इक्वल टू -1। अब इतना पोर्शन जब लिखा तो क्या हुआ कि एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे चाहें तो आप कमेंट लिख सकते हैं कि अब जगह की प्रॉब्लम आगे आ सकती है, क्रिएटिंग द, और नीचे की लाइन में लिख देता हूँ मैं एम्प्टी स्टैक, ठीक है। अब एम्प्टी स्टैक तो क्रिएट हो गया। एम्प्टी स्टैक क्रिएट होने के बाद में क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे फिर से एक लूप जनरेट किया कि वाइल ट्रू। अब जब तक वैल्यू ट्रू रहेगी तब तक क्या करें, यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर हम एंटर कर गए, वाइल की बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा कि स्टैक ऑपरेशंस, ठीक है। फिर मैंने लिखा प्रिंट, और फिर से मैंने लिखा यहाँ पे कि मेनू सिलेक्शन। अब ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बन रहा है, मेनू सिलेक्शन, ठीक है। अब मेनू सिलेक्शन में अब हम सिलेक्शन दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं यूज़र को। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट, और यहाँ पे लिखा कि प्रेस 1 फॉर पुश, ठीक है। फिर मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट
प्रेस 2 फॉर पॉप, और फिर से मैंने लिखा कि प्रिंट प्रेस 3 फॉर डिस्प्ले। ये क्या, ठीक है। फिर मैंने लिखा यहाँ पे कि प्रिंट प्रेस 4 फॉर एग्जिट, ठीक है। और फिर मैंने लिखा कि एक वेरिएबल मान लेते हैं, चॉइस के नाम से मान ले या फिर ch के नाम से मान सकते हैं आप। मान लीजिए मैंने चॉइस के नाम से मान लिया, चॉइस इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट। ये इंटीजर टाइप का चॉइस है क्योंकि यूज़र 1 2 3 4 प्रेस करेगा, तो इंटीजर इनपुट एंटर योर चॉइस। ठीक है। अब फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, अब बॉडी के अंदर ही हैं हम अभी लूप के। अब हमने यहाँ पे लिखा कि इफ़ चॉइस इज डबल इक्वल टू 1, अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो क्या हो, तो सिंपली पुश ऑपरेशन कॉल कर लेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा कि पुश, और ये फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे लिखा elif choice is double equal to 2। अब यहाँ से, अब इस इंडेंट से आपका प्रोग्राम आगे हम कर रहे हैं, मतलब ये अब elif के अंदर हम लोग आ गए। तो एक मिनट, ये elif जो है आपका इस इंडेंट्स के साथ में रहेगा, इफ़ के साथ में रहेगा, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि elif की बॉडी के अंदर हमने लिखा कि अगर यूज़र 2 प्रेस करता है तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, पॉप फंक्शन कॉल होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे हमने लिखा कि पॉप, ये पॉप फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। फिर हमने लिखा यहाँ पे कि elif, और फिर थर्ड कंडीशन चेक किया कि चॉइस इज इक्वल टू इज डबल इक्वल टू 1 2 हो गया। अभी 3 चेक किया, तो ऐसे केस में हम कौन सा फंक्शन डिस्प्ले कराने के लिए हमने बोला है, तो ऐसे केस में हमने यहाँ पे लिखा कि ट्रेवर्स ये ट्रेवर्स फंक्शन हमने कॉल करा दिया, ठीक है। और फिर हमने कहा कि elif choice is double equal to 4। फिर हमने क्या किया कि 4 जो है वो ब्रेक करने के लिए, मतलब एग्जिट करने के लिए सिंपली यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि यूज़र 1 प्रेस करेगा तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यूज़र 2 प्रेस करेगा तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यूज़र 3 प्रेस करेगा तो ट्रेवर्स ऑपरेशन या फिर डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यूज़र 4 प्रेस करेगा तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। और अगर इन केस यूज़र 1 2 3 4 के अलावा अगर कोई वैल्यू प्रेस करता है तो ऐसे केस में एल्स स्टेटमेंट यूज़ होगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, मतलब डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होगा। यहाँ पे हमने लिखा ELSE एल्स, और फिर एक मैसेज यहाँ पे हम दे देंगे कि प्रिंट इनवैलिड चॉइस। ये मैसेज दे दिया, ठीक है।
इनवैलिड चॉइस। और अब यहाँ पे एक कमेंट लगा करके हमने लिख दिया कि एंड ऑफ ड्राइवर प्रोग्राम। अब यहाँ पर ये प्रोग्राम हमारा फुल्ली टर्मिनेट हो गया। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, इस एम्प्टी फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद में इस फुल फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद में पुश फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसके बाद में पॉप फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसके बाद में फिर ट्रैवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे, और उसके बाद में फिर ड्राइवर फंक्शन लिखेंगे, ड्राइवर प्रोग्राम लिखेंगे। ड्राइवर प्रोग्राम में सबसे पहले एम्प्टी स्टैक क्रिएट करेंगे, उसके बाद में फिर एम्प्टी स्टैक क्रिएट करने के बाद में यूज़र की ये मेनू सिलेक्शन, मतलब यूज़र्स की चॉइस डिस्प्ले करेंगे, मतलब क्या क्या चॉइसेस हैं यूज़र के पास में। और फिर अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स चॉइस हम उससे रेलिवेंट फंक्शन को यहाँ पर कॉल करा लेंगे उसकी बॉडी के अंदर। और फिर यहाँ पर इनवैलिड चॉइस, मतलब 1 2 3 4 के अलावा अगर यूज़र कोई चॉइस देता है तो ऐसे केस में इनवैलिड चॉइस लिख करके आएगा और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब देखिए इस प्रोग्राम का जब आउटपुट आएगा तो किस तरह से आएगा। आउटपुट, अब इसका आउटपुट जो है वो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही हम अब हमने क्या काम किया कि सबसे पहले हमने अनटाइटल्ड फाइल खोल करके पूरा प्रोग्राम नोट कर दिया। नोट करने के बाद में उसको हमने सेव कर लिया किसी भी नाम से, stack.py के नाम से या जिस भी नाम से आपको सेव करना है उसको मैंने सेव कर लिया। अब आपने उसको F5 के थ्रू मॉड्यूल को रन कराया। जब रन कराया तो ये पोर्शन जो है आपका ड्राइवर प्रोग्राम सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, और ये पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन जो है वो लिख करके आएगा एज अ मैसेज। यहाँ पे लिख करके आएगा कि स्टैक ऑपरेशन ठीक है, और फिर आएगा प्रेस 1 फॉर इतना, प्रेस 2 फॉर, प्रेस 3, प्रेस 4, इस तरह से लिख करके आएगा। अब जैसे कि यूज़र ने 1 प्रेस किया, ठीक है, अब यहाँ पे लिख करके आएगा और यहाँ पे लिख करके आएगा फाइनली कि एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। ये लिख करके आया और आपने यहाँ पे मान लीजिए 1 प्रेस किया और 1 प्रेस करने के बाद में एंटर की प्रेस कर दिया, ठीक है। तुरंत पुश फंक्शन कॉल होगा, आपसे कहेगा कि एंटर द आइटम, यहाँ पे लिख करके आएगा एंटर द आइटम। अब एंटर द आइटम में मान लीजिए आपने 10 एंटर किया, और 10 एंटर करने के बाद में जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तुरंत फिर से ये मेनू सिलेक्शन आ जाएगा, स्टैक ऑपरेशन, है ना, ये पूरा मेनू सिलेक्शन फिर से आ जाएगा। अब फिर से जैसे मान लीजिए आपने 1 प्रेस किया और 1 प्रेस करने के बाद में फिर से आपने एंटर की प्रेस किया, तो फिर से यही वाली लाइन लिख करके आ जाएगी कि एंटर द आइटम। अब की बार आपने मान लीजिए 20 ये आइटम आपने एंटर किया, ठीक है। इसी तरीके से फिर से पूरा मेनू सिलेक्शन आएगा। जब तक आप वैलिड चॉइस एंटर करते चले जाएंगे, यही पूरा का पूरा जो आपका ये स्टेटमेंट्स हैं, यही सारे स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट होते जाएंगे। मान लीजिए आपने पहले 10 इंटर किया, उसके बाद में 20 इंटर किया, उसके बाद में 30 इंटर किया, फिर 40 इंटर किया, फिर 50, मतलब कोई भी वैल्यू इंटर कर सकते हैं। मैंने 10, 20, 30, 40, 50 इंटर किया, आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं रैंडमली जो भी चाहें। और फिर आपने ये मेनू सिलेक्शन आएगा और अब की बार आपने चॉइस में 3 प्रेस कर दिया, तो जब 3 प्रेस करेंगे तो लिख करके आएगा एलिमेंट्स आर, और फिर यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी और एलिमेंट्स आपके प्रिंट होंगे, टॉप से एलिमेंट प्रिंट होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है, टॉप से एलिमेंट प्रिंट होंगे, मतलब पहले कौन सा एलिमेंट आया है, पहले 10 आया था, फिर 20 आया था, फिर 30 आया था, फिर 40 आया था, फिर 50 आया था, तो अभी टॉप पर कौन सा एलिमेंट है, 50 है। तो मतलब जो प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा 50, 40, 30, 20 और 10, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि जो एलिमेंट ये टॉप नहीं है हमारा, टॉप हमारा 50 है। क्यों? क्योंकि सबसे जो लास्ट में जो एलिमेंट इंसर्ट हुआ है वही टॉप पर होगा, ठीक है ना।
तो यही टॉपर हो। इसीलिए मैंने जब इसको प्रिंट कराया जब एरे को, तो ऐसे केस में मैंने एंड इज इक्वल टू कॉमा नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि एलिमेंट जो है वो इस फॉर्म में इंटर करें, मतलब प्रिंट हो, कि जैसे कि यहाँ से 50 और फिर नेक्स्ट लाइन पे 40, फिर नेक्स्ट लाइन पे 30, फिर 20 और फिर 10। ठीक है, और जैसे ही इतना इंटर होगा उसके बाद फिर से मेनू सिलेक्शन आपके पास में आ जाएगा। अब मान लीजिए फिर से आपने 1 प्रेस कर दिया, 1 प्रेस किया और अब की बार आपने 60 एलिमेंट इंटर कर दिया, फिर से आपने 1 प्रेस किया और उसके बाद में 70 इंटर कर दिया, फिर से 1 प्रेस किया, अब की बार आपने 80 इंटर कर दिया और फिर से आपने 3 प्रेस किया, तो अब की बार जो एलिमेंट डिस्प्ले होंगे वो किस तरह से होंगे कि 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। ठीक है ना। अब की बार आपने 2 प्रेस कर दिया, तो ऐसे केस में टॉप वाला एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होगा, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं स्टैक पर वो सब कहाँ पे परफॉर्म होने हैं? टॉप पे परफॉर्म होने हैं, मतलब 80 सबसे पहले डिलीट हो जाएगा। और फिर से जब आपने 3 ऑप्शन चूज़ किया तो फिर 70 से लेकर के 10 तक के एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे। फिर से जब आपने मान लीजिए 2 ऑप्शन प्रेस किया तो ऐसे केस में 70 रिमूव हो जाएगा, 70 पॉप हो जाएगा, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 60 से लेकर के 1 तक के एलिमेंट, 10 तक के एलिमेंट आपके प्रिंट होंगे। फिर से जब आपने मान लीजिए 3 प्रेस किया, ये तो ई प्रिंट हो गया। फिर से मान लीजिए आपने 2 प्रेस किया, तो ऐसे केस में अब 60 आपका पॉप हो जाएगा और 50 से लेकर के 10 तक के एलिमेंट्स आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरीके से जब आप 1, मतलब ये वर्क तब तक परफॉर्म होता रहेगा जब तक कि आप ऑप्शन नंबर 4 नहीं चूज़ करेंगे। जब आप ऑप्शन नंबर 4 चूज़ कर देंगे तो प्रोग्राम हमारा एग्जिट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ये स्टैक का कंप्लीट प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम आपको मतलब समझ लीजिए कि इतना नेसेसरी है कि एकदम रटा होना चाहिए, ये मान के चलिए आप। ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम में से एक है जो आना ही आना है बोर्ड्स में। तो स्टैक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका, स्टैक या फिर क्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क्स का आएगा। और ये भी एक चीज़ आपको बता दें फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि 4 नंबर से बड़ा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना। तो हाईएस्ट मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है ये आएगा आपका। तो नाउ I think you have better understand how the Python implementation of stack is held, and how we can perform the various operations such as push, pop and traverse operation on a linear stack. So that's all for today. Now in the next day, means tomorrow, we will discuss about the queues. First of all, we will discuss about the various operations which are performed on queues, and then after we will study that how can we implement a linear queue by using the Python language. So that's all for today. Thank you so much.